चलिए अब उसके आगे जो अपन नेट रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन कर रहे थे, अब उसके आगे अपन पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक, तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? देखिए, तो एक ऐसा सर्किट जिसमें 4 ब्रांचेस होती है, ठीक है, और एक बीच वाली ब्रांच को भी अपन मान सकते हैं। तो ऐसा सर्किट जिसमें 4 जंक्शन है, ए बी सी डी, ऐसा सर्किट भी दिखाई देगी जिसमें 4 जंक्शन होते हैं और इस तरह से ब्रांचेस आपको दिख रही है, 4 ब्रांचेस और एक बीच में ये, इसको गैल्वेनोमीटर अपन बोलेंगे, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर रखा है, इसको अपन कोई भी ब्रांच मान सकते हैं। तो इस टाइप का जो भी सर्किट दिखता है उसको अपन बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, साइंटिफिक व्हीटस्टोन ने समझाया था इसके बारे में। तो अब जैसे यहाँ पर इसके 2 जंक्शंस ए और बी के बीच में अपन सप्लाई कनेक्ट करें, बैटरी कनेक्ट करें और बाकी 2 रिमेनिंग जंक्शंस के बीच में अपन कोई गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करें। ठीक है, गैल्वेनोमीटर जो करंट का रिफ्लेक्शन दिखाएगा। चलिए, तो अब इसका प्रिंसिपल क्या देखिए, है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है? तो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल ये है कि जैसे यहाँ पर आप इस तरह से सप्लाई कनेक्ट करें, ठीक है, और यदि यहाँ पर इस, देखिए, जो भी करंट आएगी वो इधर जाएगी, इधर जाएगी, यहाँ से करंट का डिवीजन होगा, फिर यहाँ से जो भी करंट आ रही है वो इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी, गैल्वेनोमीटर और इधर करंट का डिवीजन होगा। ठीक है, अब सपोज यदि यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 आ रहा है, मतलब गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। अब जब भी गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन है, गैल्वेनोमीटर से जो करंट फ्लो रही Ig, यदि वो 0 है, ठीक है, यानी गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 है, तो फिर उस कंडीशन में क्या होता है, गैल्वेनोमीटर के बीच में डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन यदि 0 है, तो फिर ये जो एडजेसेंट ब्रांचेस है, एडजेसेंट मतलब जो जुड़ी हुई ब्रांचेस है, उनके रेजिस्टेंस का रेशियो, यानी जैसे ये दोनों कनेक्टेड है पी और क्यू पर, तो इनके रेजिस्टेंस का रेशियो यानी पी बाय क्यू, दो रिमेनिंग एडजेसेंट ब्रांचेस के रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होगा, यानी पी बाय क्यू इज इक्वल टू आर बाय एस। माने इन दोनों कनेक्टेड ब्रांच के रेजिस्टेंस का रेशियो दो रिमेनिंग कनेक्टेड ब्रांच के रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होगा, यानी पी बाय क्यू इज इक्वल टू आर बाय एस। ठीक, अब मैंने इन दोनों कनेक्टेड ब्रांचेस को लिया, इन दोनों को ले या इन दोनों को ले लो, एक ही बात है। जैसे इसको इधर ले लें तो ये हो जाएगा p बाय r इज इक्वल टू q बाय s। तो इन दोनों कनेक्टेड ब्रांच का रेजिस्टेंस का रेशियो इन दोनों के रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होगा, या इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल ले लो, बात एक ही है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज समझ में आया? ठीक है, यानी दोनों एडजेसेंट ब्रांचेस के रेजिस्टेंस का रेशियो रिमेनिंग दो एडजेसेंट ब्रांचेस के रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्वल है, तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 होगा, मतलब इस बीच वाली ब्रांच से कोई करंट फ्लो नहीं होगी, और बीच वाली ब्रांच से कोई करंट फ्लो नहीं होगी, इसका मतलब जंक्शन सी और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तभी करंट फ्लो होती है। तो यहाँ पर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में जंक्शन सी और डी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, या इधर से करंट फ्लो नहीं होगी, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 होगा, यही व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है। ठीक, तो ये हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक, इसका प्रूफ भी होता है जिसको किरचॉफ्स लॉ से अपन आगे पढ़ेंगे, जब अपन किरचॉफ्स लॉ डिस्कस करेंगे तो किरचॉफ्स लॉ डिस्कस करते समय इसका प्रूफ अपन देखेंगे स्कूल एग्जाम के हिसाब से। बाकी अभी न्यूमेरिकल्स वगैरह करने के हिसाब से तो इसका प्रिंसिपल क्लियर है। ठीक है, तो अभी जो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल अपन देखा, अब उस पे कुछ क्वेश्चंस अपन देखते हैं। ठीक, यहाँ पर अपने को निकालना नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। क्लियर है? चलिए, तो आपको देखो सर्किट देख के समझ आ गया होगा, एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, और व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल अभी मैंने बताया कि यदि एडजेसेंट ब्रांचेस का रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल हो तो बीच वाली ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होगी। तो देखिए, ये दोनों कनेक्टेड ब्रांचेस हैं, तो इनके रेजिस्टेंस का रेशियो r बाय r यानी 1, ऐसे दो रिमेनिंग का रेशियो r बाय r 1, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। और वैसे आप एक चीज ध्यान रखिए, अपने सिलेबस में बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज मतलब एडजेसेंट ब्रांचेस के रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल होना चाहिए। ठीक, दो रिमेनिंग इन दोनों का रेशियो बाकी दो के रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर रेशियो इक्वल है, तो बीच वाले ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होगी, और जिस ब्रांच से करंट फ्लो नहीं होगी उसको अपन हटा देंगे। तो देखिए, इसको अपन हटा दें तो इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा बन जाएगा। क्लियर है? अब सर्किट ऐसा बन जाएगा, तो देखिए आर आर सीरीज में कितना हो गया 2r, फिर ये आर आर सीरीज में कितना हो गया 2r, फिर 2r पैरेलल होगा ऊपर नीचे, तो 2r पैरेलल में यानी 2r बाय 2, तो ये नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी आ जाएगा r। क्लियर? ऐसे अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी दिखने में व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है। अब चेक करते हैं कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है। तो देखिए 2/4 यानी दोनों एडजेसेंट जुड़ी ब्रांच के रेजिस्टेंस का रेशियो 2/4 यानी कितना हो गया 1/2,
ऐसे इधर रेशियो 4/8, 4/8 यानी 1/2, तो इधर का और इधर का रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल है, ये भी बैलेंस में डिस्टो ब्रिज हुआ, तो यहाँ पर भी ये बीच वाली ब्रांच हट जाएगी, तो देखो इसको हटा देते हैं, इसको हटा दिया, तो अब ये 2 और 4 सीरीज में कितना हो गया 6 ओम, ऐसे नीचे 4 और 8 सीरीज में 12 ओम, अब ये 6 ओम और 12 ओम ऊपर नीचे पैरेलल में हो गए, और पैरेलल में कितनी दो का अपन जानते क्या करते हैं 6 ओम और 12 ओम पैरेलल में, तो R1 into R2 अपान R1 प्लस R2 यानी ये हो गया 72 अपान 80, यानी नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा ये 4 ओम। क्लियर है? तो डिस्टो ब्रिज की क्वेश्चन इस तरह से बैलेंस में डिस्टो ब्रिज यदि बन रहा है तो बीच वाले ब्रांच को हटाकर अपन इक्विवेलेंट सर्किट बना के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर अपने को ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस निकालना है, तो अब यहाँ पर कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में कौन से पैरेलल में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अपन इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, तो इक्विवेलेंट सर्किट बड़ा जादू है, इक्विवेलेंट सर्किट अपन बनाएंगे तो इससे तुरंत क्लियर हो जाएगा कि कौन किससे कनेक्टेड है, क्या बन रहा है। चलिए तो इक्विवेलेंट सर्किट बनाना, तो जब भी आप इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं तो जिन दो रेजिस्टेंस के बीच में आपको नेट रेजिस्टेंस निकालना होगा हमेशा साइड में ले लो, और फिर चेक करो कि बीच में ए और बी को छोड़कर कितने नए जंक्शंस है। चलो अपन चेक करते हैं, तो देखो ये एक नया जंक्शन यहाँ दिख रहा है, इसको नाम दे देते सी, एक और नया जंक्शन यहाँ दिख रहा है, इसको नाम देते हैं डी। और जब भी आपको दो नए जंक्शंस मिले तो हमेशा इक्विवेलेंट सर्किट में ज्यादातर केस में ऐसा होता है, आप दो नए नए रेजिस्टेंस सॉरी जंक्शंस दिख रहे हैं तो इनको आपको एक थोड़ा ऊपर ले लो और एक थोड़ा नीचे ले लो इक्विवेलेंट सर्किट बनाते समय, मतलब ए और बी जिनके बीच में नेट रेजिस्टेंस निकालना उनको तो हमेशा साइड में रखेंगे, वो भी जो भी नए जंक्शंस है उसको बीच में ले लो, दो है तो एक को थोड़ा ऊपर एक को थोड़ा नीचे, और एक ही हो तो जस्ट बीच में ले लो। ठीक, चलिए अब अपन क्या करते हैं फिर से रिकनेक्ट करते हैं, मतलब जो रेजिस्टेंस जिन जंक्शंस के बीच में लग रहा है उनको वहां से हटा के यहाँ वापस रिकनेक्ट करते हैं। देखिए जैसे ये रेजिस्टेंस मैंने लिया तो ये जंक्शन किसके बीच में लगा है ए एंड डी, तो ये मैंने ए और डी के बीच में इसको यहाँ फिर से लगा दिया, इसको देखें तो किसके बीच में लगा है ए और सी, ए और सी के बीच में इसको फिर से लगा दिया, ये लग रहा है सी और डी के बीच में तो ये सी और डी के बीच में फिर से लगा दिया, ये देख रहा है डी और बी, तो ये डी और बी के बीच में फिर से लगा दिया, ये सी और बी तो ये सी और बी के बीच में फिर से लगा दिया, सारे रेजिस्टेंस फिर से कनेक्ट हो गए, तो देखो अभी अच्छे से दिख रहा है फिर डिस्टो ब्रिज बन रहा है। ओके, अभी डिस्टो ब्रिज बन रहा है, बैलेंस भी डिस्टो ब्रिज बन रहा है, तो ये बीच वाला रेजिस्टेंस हट जाएगा। ठीक, इसको हटा दिया हमने, अब हटेगा तो इनटू आर पैरेलल में आप लोग जानते हैं कि सोल्व करा था, तो ये आ जाएगा आर। ठीक, तो इक्विवेलेंट सर्किट बनाकर आप इस तरह से कोई सा भी सर्किट सोल्व कर सकते हैं। ठीक।